मुलाकात होगी राज्यपाल लालजी टंडन से। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शरद, भले ही बताया जा रहा हो कि मुलाकात कोरोना वायरस के मद्देनजर है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या सरकार काम कर रही है कोरोना को लेकर, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल भी विस्तार की अटकलें लंबे समय से लग रही हैं, ऐसा मानकर चलें कि उस पर भी कोई चर्चा हो सकती है। शरद। प्रशांत, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल जब भी मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात होती है तो इस बात की अटकलें लगने ही लगती हैं कि क्या ये मुलाकात इसलिए हो रही है कि जो संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अटकलें जरूर हैं, लेकिन जो जानकारी है अभी पुख्ता तौर पर, उसके मुताबिक नियमित तौर पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को हर 15 दिन के अंतराल पर जो मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में वो जो कोरोना आपदा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से या फिर रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जाना है, इस संबंध के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज की जो मुलाकात है वो भी इसी सिलसिले में मानी जा रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मुलाकात हुई है तो फिर सियासी अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो 1 तारीख को मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले थे और फिर उसके बाद ये अटकलें शुरू हो गई थी कि 5 तारीख को हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। लेकिन वो खबरें भी अपुष्ट ही साबित हुई, क्योंकि सिर्फ ये संभावना थी। तो अभी भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि इस मुलाकात का एक मकसद मंत्रिमंडल भी हो, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा ही है। जी नहीं शरद, तब भी 3 मई लगभग लॉकडाउन खत्म हो रहा था और ये कयास थे कि लॉकडाउन के बाद, खत्म होने के बाद विस्तार होगा, और अब फिर से 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है, तीसरा लॉकडाउन, तो ये कयास लगेंगे ही। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है अगर आप उसको देखें तो न्यूनतम से भी कम है। कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए मंत्रिमंडल में, वो भी नहीं है, सिर्फ 5 ही मंत्री बनाए गए हैं। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जितनी देरी हो रही है उसमें लॉकडाउन या कोरोना से ज्यादा जो राजनीतिक गणित बीजेपी के अंदर चल रहा है उसको साधना शायद ज्यादा बड़ी मुश्किल बात लगती है, क्योंकि दावेदार अब कुछ ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में जो दावेदार थे वो तो फिर पहले से हैं ही हैं। तो निश्चित ही कोरोना या लॉकडाउन से ज्यादा बड़ी बात मंत्रिमंडल विस्तार में जब भी होगी तब यही होगी कि बीजेपी अपने घर के अंदर के जो समीकरण है उसको आखिरकार कैसे साधती है। ठीक है जी, रहिएगा शरद हमारे साथ। और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, जिस बात का जिक्र शरद कर रहे थे कि न्यूनतम से भी न्यूनतम इस वक्त स्थिति है मंत्रिमंडल की, यानी कि जो एक आंकड़ा होना चाहिए, जितने मंत्री होने चाहिए सरकार में उतने भी नहीं है। स्वाभाविक है कि इस मसले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं क्या इसमें? अगर न्यूनतम मंत्रिमंडल रहता है तो परेशानी हो सकती है क्या सरकार को? देखिए, कानूनी पेचीदगियां तो उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है प्रशांत के विपक्ष के भी हमलावर की भी बात नहीं है। मूल बात है वो यही है कि जो सत्ता पक्ष के वो लोग जो सिर्फ वो मंत्री बनने की लालसा में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा, बहुत सारे नाम उसमें ऐसे हैं कि जो मंत्री नहीं बन पाए थे इसलिए उन्होंने छोड़ा। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरे मसले को लेकर शरद की बात में सुन रहा था कि वो कोरोना वाले मसले पर ब्रीफ करने गए होंगे। तो पिछली बार भी जब बात हुई थी तो यही था कि कैबिनेट रिशफल होगा और लगभग कॉल भी कुछ लोगों को कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर बने तो फिर उसे टालना पड़ा। अभी मुझे ऐसे लगता है कि जाहिर सी बात है कि शिवराज बात करेंगे जरूर से, क्योंकि दबाव उन पर भी है, दबाव दिल्ली से भी है, दबाव पार्टी के अंदर से भी है कि उन लोगों को लाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आए साथ में तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग उन्हें तय करना पड़ेगा कि उनका क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा पोर्टफोलियो उन्हें देना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेके देखना यही है कि अगर मान लीजिए कल या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 17 तारीख से पहले तय करेंगे कि लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, तो जिस तरह की लॉकडाउन में छूट की बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए एमपी का मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि अब बहुत दबाव है पार्टी के ऊपर भी कि अब विस्तार किया जाना चाहिए।
जी बिल्कुल। जितना मंत्रिमंडल या जितना विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग लालसा पाले हुए हैं मंत्री बनने की, चाहे सिंधिया खेमे के नेता हो या फिर बीजेपी के अंदर ही कई दिग्गज मौजूद हैं। तो क्या कोई दूसरा फॉर्मूला भी ऐसी स्थिति में हो सकता है, लोगों को सेटल्ड करने के लिए निगम मंडलों में भी भेजा जाए? अभी तत्काल तो निगम मंडल नहीं करेंगे, आप जब शरद ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 मंत्री शायद वो बना सकते हैं। अभी 6 छोड़ के 5 मंत्री और एक मुख्यमंत्री मिला के 6 हो रहे हैं, तो अब शायद संख्या बल के आधार पर 22 मंत्री और वो बना सकते हैं। तो पूरे 22 बनाएंगे इसमें डाउट है, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एक रास्ता ओपन रखते हैं उन असंतुष्ट लोगों के लिए कि उनकी नाराजगी को ये कैसे फैलाया जाए कि हमारे पास अभी गुंजाइश है, हम आपको ले लेंगे। और तत्काल निगम मंडल तो अभी शायद बनाया नहीं जाएगा। निगम मंडल में पूरी दखलंदाजी सत्ता पक्ष की होती है, यानी बीजेपी। जी, आवाज इस वक्त प्रवीण जी की हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ शायद तकनीकी पहलू, लेकिन शरद हमारे साथ इस वक्त बने हुए। शरद, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्रवीण जी भी ये जिक्र कर रहे हैं कि शायद निगम मंडल में बहुत ज्यादा स्थिति ना हो या निगम मंडल में अभी लोगों को ना भेजा जाए, लेकिन हाँ कुछ जरूर अपने पद खाली रखे जाएंगे, कुछ नंबर्स खाली रखे जाएंगे ताकि उन असंतुष्टों के लिए। और उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो सपा बसपा और दूसरे सियासी दल हैं, निर्दलीय हैं, जो बीजेपी से भी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो पिछली सरकार में भी रहे हैं और अब इस नई सरकार में भी आने की कोशिशों में जुटे हैं। शरद, देखिए, ये तीनों ही बातें मुझे खारिज करने लायक लगती हैं। एक तो जो आपने कही है, निगम मंडलों में पहले मंत्री ही नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर निगम मंडलों की नियुक्तियां तो बाद में होंगी, ये बात स्वाभाविक सी है, इसमें कोई दो राय लगती नहीं है। क्योंकि पहली प्राथमिकता अगर कोई है सरकार की भी और पार्टी की भी, तो वो पहले मंत्रिमंडल का कोरम पूरा किया जाएगा और जो मंत्री बनने हैं पहले कम से कम उनको साधा जाए, और फिर उसके बाद में जो निगम मंडलों की बारी आएगी वो आएगी। जहां तक बात निर्दलियों की और अलग अलग पार्टियों की है, तो देखिए उनको मंत्री बनाने जैसी कोई मजबूरी अभी हाल फिलहाल बीजेपी के पास दिखाई नहीं देती है, क्योंकि बीजेपी को किसी भी तरीके से सरकार चलाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग 22 जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 तो मंत्री कांग्रेस से ही आए हैं और बाकी के जो उनके विधायक हैं वो आए हैं। तो उनसे बीजेपी का, अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का कोरम उपचुनाव के बाद पूरा हो जाएगा, जैसी बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है। तो क्योंकि 107 उसके पास अभी हैं जितना समर्थन है, और 116 जो होता है मैजिक फिगर वो चाहिए है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं। और उसमें सपा या बसपा या निर्दलियों को कोई नंबर आएगा उनका, ऐसी कोई संभावना लगती नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अब वो ये देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी की रहेगी, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए या अपने क्षेत्र के कामों के लिए उन मंत्रियों बहुत संभावनाएं दूसरे सियासी दलों के विधायकों को यहां पर नजर नहीं आती हैं, जैसा कि शरद बता रहे हैं। और स्वाभाविक है कि बाई इलेक्शन के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी और बीजेपी यही आशा लगाए बैठी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीते और अपना आंकड़ा 116 के पार ले जाए। बहुत शुक्रिया शरद आपका, और प्रवीण जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। और आगे बढ़े